ओके पीपल, हम यहाँ पे सीबीएसई में भी और स्टेट बोर्ड में भी इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट डेवलप हो रहा था उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो आपका एक ही चैप्टर है, आप लोगों का 2-3 चैप्टर एक साथ ही है जो इस पूरे टॉपिक्स को कवर करता है, ठीक है। तो कैसे नेशनल मूवमेंट इंडिया में फैला, कैसे गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, फिर भाई साहब आपका आया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कैसे लोग धीरे धीरे पहले कांग्रेस पार्टी फॉर्म हुई A.O. ह्यूम के द्वारा, फिर कांग्रेस पार्टी फॉर्म होने के बाद पहले लोग बड़े मॉडरेट तरीके से लड़ते थे, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आया, बिपिन चंद्र पाल जिसको हम बाल लाल पाल, ठीक है, इसकी तिकड़ी बोलते हैं। फिर धीरे धीरे काफ़ी सारे चेंजेस आए और इंडिया में लोग धीरे धीरे यूनाइट होने लगे, ठीक है। सो व्हाट वाज द मार्च टू दांडी? सो दिस वाज बेसिकली दांडी मार्च। एनीबडी नोज एनीथिंग अबाउट दांडी मार्च पीपल? व्हाट वाज दांडी मार्च? एनीवन? किसी को भी कुछ भी मालूम है दांडी मार्च के बारे में? एनीवन नोज एनीथिंग अबाउट दांडी मार्च? ओके, देखो ब्रिटिशर्स ने सारी चीज़ों पे बहुत हाई टैक्स लगा के रखा था, इंक्लूडिंग सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट पे भी बहुत हाई टैक्स लगा के रखा था। ब्रिटिशर्स का हाई टैक्स लगाने का मकसद क्या था? ऑब्वियसली जो ज़्यादा पैसा कमाना और प्लस इंडियन इंडस्ट्रीज़ को डिस्करेज करना, ठीक है। सो जितने भी इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डिस्करेज करना और प्लस तो बहुत बड़ा हाई सॉल्ट टैक्स लगा के रखा था। अभी गांधी जी वॉज बेसिकली प्रमोटिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चलते बहुत लोग गांधी से जुड़ गए, जैसे आपके लॉयर्स, फिर जैसे स्कूल के स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इनको ब्रिटिशर्स को बेसिकली नॉन कॉपरेट करना है। अभी जो सॉल्ट है, सॉल्ट एक ऐसा चीज़ है कि कोई भी आराम से बना सकता है। आप समुंदर से एक बाल्टी पानी लेकर आएंगे, उससे सॉल्ट बना सकते हैं। उसको कंज्यूम करने के लिए हमें टैक्स क्यों देना पड़ेगा? इट्स लाइक एयर है भाई साहब, एयर को अगर हवा से हम सांस ले रहे हैं तो उसके लिए टैक्स दे रहे हैं हम, ऐसा हो गया, ठीक है। तो सॉल्ट जो है बड़ी चीपली सब जगह अवेलेबल था, उसके लिए इतना बड़ा टैक्स क्यों, ठीक है। तो इसीलिए गांधी जी ने एक मार्च किया, ठीक है। और ये मार्च बेसिकली साबरमती आश्रम दांडी से, वैसे आपके गुजरात में ये मार्च खत्म हुआ और इस मार्च में बहुत सारे लोग गांधी से जुड़े, ठीक है। द पर्पस वाज टू टू यूनाइट द एंटायर इंडिया, ठीक है। कॉज क्या था कि हम खुद का ही सॉल्ट बनाएंगे और खुद का ही सॉल्ट बनाएंगे तो सो वी विल बेसिकली मैन्युफैक्चर अवर ओन सॉल्ट, सो वी विल मैन्युफैक्चर अवर ओन सॉल्ट। सो सॉल्ट बनाना ही कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। सॉल्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सॉल्ट खुद से बनाकर गवर्नमेंट को कोई टैक्स ना देना ये बड़ी बात थी, ठीक है। सो दैट वाज द मार्च टू दांडी। सो बेसिकली दिस वाज अ दांडी मार्च, ठीक है। दांडी मार्च में वैसे आप ये समुंदर तक पहुंचे और समुंदर में से पानी से सॉल्ट बनाया। तो जब खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सॉल्ट, व्हाई वुड दे पे अ सॉल्ट टैक्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है। सो दिस वाज अगेंस्ट अ रेबेलियन। पूर्ण स्वराज नेवर कम टू ऑन इट्स ओन। तो देखो जो आपका कांग्रेस का मीटिंग हुआ, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग हुई उसमें पूर्ण स्वराज का मुद्दा उठाया गया कि हमको ब्रिटिशर से छोटे मोटे चीज़ों में रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, हमारी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए कि ब्रिटिशर्स पूरा इंडिया हमको दे लें, ठीक है। दे शुड मूव आउट ऑफ इंडिया। सो दैट वाज पूर्ण स्वराज। और पूर्ण स्वराज अपने आप में नहीं आने वाला, ठीक है। इट विल नॉट कम इट्स ऑन, इट हैड टू बी फॉट फॉर। इसके लिए वैसे अब लड़ना पड़ेगा। इन 1930 गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट ही वुड लीड अ मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। तो सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए गांधी ने मार्च किया, ठीक है। सॉल्ट लॉ मतलब सॉल्ट के जो भी टैक्सेस इंपोज थे उनको रिबेल करने के लिए गांधी ने मार्च किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट। स्टेट मतलब कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर मोनोपोली थी। मोनोपोली मतलब पूरा हक ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही था टू मैन्युफैक्चर एंड सेल सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट। तो पूरे स्टेट पे ही वैसा दारोमदार था कि वो मैन्युफैक्चर करे और सॉल्ट को बेचे भी, ठीक है। द सॉल्ट मार्च, तो एक सॉल्ट मार्च हुआ। देखो कहां से कहां तक भाई साहब? साबरमती आश्रम जो गुजरात में था वहां से लेकर दांडी जो एक कोस्टल एरिया था, इतना बड़ा जो डिस्टेंस था उसको बाय फुट कवर किया गया, ठीक है। सो वेयर वाज द सॉल्ट मार्च फ्रॉम? द साबरमती आश्रम विच वाज लोकेटेड इन गुजरात एंड राइट अप टू द कोस्टल प्लेस ऑफ दांडी। एंड दिस वाज अ पैदल यात्रा था, ठीक है, कोई गाड़ी से लेकर नहीं, पैदल यात्रा था, ठीक है। और ये इतने बड़ा यात्रा करने की क्या जरूरत थी? इतने बड़े यात्रा करने की ये जरूरत थी कि भाई साहब लोग जुड़े, जो भी लोग यहाँ पे रहते हों वो जुड़े। तो पहले जब मार्च चालू हुआ तो बहुत कम लोग थे,
लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ तक पहुंचे तो बहुत बड़ी भीड़ जुड़ गई और इंडिया में ये मार्च बहुत फेमस हो गया, ठीक है। सो दिस वाज अ डायरेक्ट डिसओबीडियंस मूवमेंट, मतलब अभी हम सरकार को टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि सॉल्ट बनाना आपको शायद मालूम ना हो, अगर आप बहुत पीछे जाएं, आज की तारीख में कोई टाटा सॉल्ट का पैकेट कितने में आता है? एनीवन? हाँ, 28 रुपीज़, ओके, 28 रुपीज़ टाटा सॉल्ट का एक पैकेट जो 28 रुपीज़ में आता है, ठीक है। और राइस कितने का है? राइस, अच्छा राइस 45 मान लें, ठीक है, ₹45 पर केजी आ रहा है, ठीक है। ये भाई साहब 28 रुपीज़ में ही आ रहा है। आप अगर मेरे ज़माने की बात करें, जब हम आपकी उम्र के थे, तो दिस वाज हार्डली 10 या 12, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन इसमें बहुत फ़र्क आया। ये तभी था भाई साहब 5 से 6 रुपये, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। क्यों? इकोनॉमी में माना जाता है कि सॉल्ट जो है एक ऐसा कमोडिटी है जिसका प्राइस बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हवा की तरह है भाई साहब। आप सॉल्ट खरीदना नहीं चाहते, जाके समुद्र से एक बाल्टी पानी लेकर आइए, उसको सुखा दीजिए, सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, सॉल्ट बन जाएगा। तो सॉल्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसका महंगा भी होना भी कोई लाजमी नहीं है, इट वुड नॉट बी कॉस्टलियर, ठीक है। तो जिस चीज़ का भाई साहब महंगा होना या जिस चीज़ का कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, उस चीज़ पे हम हाई टैक्स क्यों पे करेंगे, ठीक है। दैट वाज गांधीज एजेंडा। सो दिस वाज द सॉल्ट मार्च विच वाज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम साबरमती आश्रम, गांधी का आश्रम था ये, और ये दांडी तक, ठीक है, कोस्टल एरिया में ये पूरा मार्च हुआ, और ये ऑन फुट मार्च हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े। गांधी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च ओवर 240 माइल्स फ्रॉम साबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। 240 माइल तक खुद मतलब पैदल चले, 240 माइल मतलब कम से कम 200 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा इनको, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट मार्च, ठीक है, to produce and sell their own salt, to produce and sell, when they broke the government law by gathering natural salt found on the seashore and boiling sea water to produce salt। तो इन्होंने गवर्नमेंट के लॉ को वायलेट किया। इन्होंने क्या किया भाई साहब, समुद्र से पानी लाया, उसको बॉयल किया, उसको इवेपोरेट किया, और उससे जो सॉल्ट बना, उस सॉल्ट को so this was producing their own salt, खुद का सॉल्ट बनाया, ठीक है। Peasants, tribals and women participated in large numbers. A business federation published a pamphlet on the salt issue, ठीक है। तो भाई साहब पैम्पलेट्स बांटे गए, ठीक है, और बहुत बड़े मात्रा में लोगों ने इस मार्च को ज्वाइन किया, ठीक है। सो एवरीबडी वाज नाउ अवेयर दैट इंडिया इज बेसिकली अ कंट्री एंड इट नीड्स टू गेट फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। इसके पहले हम गुटों में बटे हुए थे, लेकिन अभी धीरे धीरे इस तरीके के मूवमेंट से लोग एक दूसरे से जुड़ रहे थे, और क्योंकि जुड़ रहे थे तो विद्रोह चल रहा था और आंदोलन चल रहा था, और इससे हमारे अंदर एक जागरूकता फैल रही थी कि वी शुड गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, क्लियर है। द गवर्नमेंट ट्राइड टू क्रश द मूवमेंट थ्रू ब्रूटल एक्शन अगेंस्ट पीसफुल सत्याग्रहीज, थाउजेंड्स वेर सेंट टू जेल। अभी देखो, जो सत्याग्रह कर रहा है उसको गवर्नमेंट मार भी नहीं सकती है, वो भाई साहब पीसफुल मार्च कर रहा है, ठीक है, वो ऐसे जा रहा है, किसी को मारा पीटी नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट उसको क्या करे, ठीक है। आप अगर मुझे मारने आ रहे तो मैं आपको मारूं, लेकिन आप सिर्फ मेरे नाम के नारे लगाए तो मैं क्या करूं, ठीक है। सो गवर्नमेंट के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे थे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या हो गई, ब्रूटल हो गई। पीसफुल सत्याग्रहीज, पीसफुल सत्याग्रहीज मतलब जो लोग बड़े पीसफुल तरीके से ये सब मार्च निकाल रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनके अगेंस्ट में गवर्नमेंट बड़े ब्रूटल तरीके से या हार्श तरीके से आई। थाउजेंड्स वेर सेंट टू जेल, बहुत लोगों को जेल भेजा गया, ठीक है। द कंबाइंड स्ट्रगल्स ऑफ द इंडियन पीपल बोर फ्रूट when the government of India Act of 1935 prescribed provincial autonomy। provincial autonomy क्या होती है भाई साहब? The government announced elections to the provincial legislatures in 1937। तो इन्होंने बोला कि भाई एक काम कीजिए, आप लोगों के लिए हम लोग एक इलेक्शन कमीशन तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे समझ लो, उस दिन मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि कैसा है कि अगर क्लास की टीचर क्लास छोड़ के स्टाफ रूम में बैठ के गॉसिप कर रही है और एक मॉनिटर अपॉइंट करके गई है, ये मॉनिटर भाई साहब पूरे क्लास को संभालेगा, ठीक है, कोई हल्ला ना हो, लेकिन है तो वो करप्शन है ना, खुद नहीं पढ़ाने का है, लेकिन ये चली गई हैं और फिर किसी क्लास के मॉनिटर को रख कर गई हैं। तो गवर्नमेंट भी ऐसा ही था, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा ही था कि इन्होंने बोला कि अच्छा आप लोगों की समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि आप पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो एक काम करते हैं, हम इलेक्शन करवाते हैं और इन इलेक्शंस में आपके लोग ही उम्मीदवार बनकर आएंगे ताकि आपके प्रॉब्लम रिप्रेजेंट हो,
ठीक है, सो दैट योर प्रॉब्लम्स वुड बी रिप्रेजेंटेड. सो द गवर्नमेंट अनाउंस्ड इलेक्शंस टू द प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स इन 1937. इन्होंने भाई साहब इलेक्शंस अनाउंस किए प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स में 1937 में. कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट्स इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस. तो 11 जगहों पे 7 जगह 11 में से उनमें भाई साहब कांग्रेस ने गवर्नमेंट फॉर्म किया इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस. ठीक है, 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस. In September 1939, after 2 years of Congress rule in the provinces, the Second World War broke out. पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था भाई साहब 1914 से 1919 तक, और दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 तक. और दोनों भी वर्ल्ड वॉर में ग्रेट ब्रिटेन वाज अ पार्ट ऑफ इट. ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन जो हमारे ऊपर रूल कर रहा था वो इन दोनों वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था. ठीक है, तो ले देखिए इसका असर हम पे भी आया. ठीक है, जब कांग्रेस ने इन सितंबर 1939 आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट. तो सेकंड वर्ल्ड वॉर भाई साहब छिड़ गया. ठीक है, और इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्रिटिकल ऑफ हिटलर कांग्रेस लीडर्स वे रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट. ठीक है, सबको हिटलर से उस टाइम पे बहुत डर लगता था. ठीक है, हिटलर जर्मनी का रूलर था एंड ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द वॉर. बिकॉज ऑफ हिम द वॉर वाज एक्चुअली गेटिंग फॉट, सेकंड वर्ल्ड वॉर. तो क्रिटिकल ऑफ हिटलर, सब लोग हिटलर से डरे हुए थे और उनको डर था कहीं हिटलर इंडिया पे भी अटैक ना कर दे. कांग्रेस लीडर्स इन्होंने बोला ओके वी विल सपोर्ट ब्रिटिश को, हम सपोर्ट करेंगे. ठीक है, वी विल सपोर्ट द ब्रिटिश. ओके, बट इन रिटर्न दे वांटेड दैट इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर. लेकिन इसके बदले में आप हमें आजाद कर दें. ठीक है, ये वॉर खत्म हो जाए तो लीव आवर कंट्री एंड गो एंड गिव अस इंडिपेंडेंस. दैट इज व्हाट दे वांटेड. ठीक है, द ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंसीड द डिमांड. द कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइंड इन प्रोटेस्ट. तो उन्होंने भाई साहब रिजाइन कर दिया. तो क्या हुआ, नेशनल असेंबली मतलब प्रोविजनल इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए. उन इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी जीती, लेकिन अभी तक सत्ता कांग्रेस पार्टी के हाथ में नहीं आई थी. ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने बोला कि भाई 1939 से 1945 तक वॉर चलेगा, मतलब ये तो अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा है, कब खत्म होगा मालूम नहीं. तो उन्होंने बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे वॉर के लिए, लेकिन बदले में हमें हमारी आज़ादी मिलनी चाहिए. तो इन्होंने बोला नहीं दे सकते. तो इन्होंने बोला ठीक है फिर हम सब रिजाइन कर देते हैं. ठीक है, वी विल ऑल रिजाइन फ्रॉम द प्रोविंशियल इलेक्शंस. अभी आता है भाई साहब क्विट इंडिया मूवमेंट. इसके पहले हमने क्या देखा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ब्रिटिशर्स को हम कॉपरेट नहीं करेंगे, हर लेवल पे हमारी तरफ से नॉन कॉपरेशन रहेगा ताकि घुटकर ये छोड़ दें. ठीक है, अभी आता है भाई साहब क्विट इंडिया मूवमेंट. नाउ व्हाट इज बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट? महात्मा गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मिडिल में द ब्रिटिश मस्ट क्विट इमीडिएटली, ही टोल्ड देम. हमारे देश को आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा ऑन एन इमीडिएट बेसिस, आज नहीं कल नहीं अभी. ठीक है, सो दैट इज व्हाट ही रेज्ड अ स्लोगन ऑफ. टू द पीपल ही सेड डू और डाई, करो या मरो. ठीक है, ये उनका सिद्धांत था. ठीक है, इन योर अप्रोच टू फाइट द ब्रिटिश बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली. हालांकि आप वायलेंट नहीं हो सकते, आप नॉन वायलेंटली आप इस जंग को लड़ेंगे. ठीक है, तो करो या मरो मतलब आपको इस हद तक करना है कि जान भी चले जाए तो चलेगा, लेकिन हमको आज़ादी लेनी पड़ेगी. So do or die was his attempt. So this was the Quit India movement. Quit India movement का यही स्लोगन बना. ठीक है, Quit India movement का यही स्लोगन बना, करो या मरो. ठीक है, to the people he said do or die in your effort to fight the British but you must fight non violently. लेकिन आपको भाई साहब कैसे फाइट करना है, नॉन वायलेंटली फाइट करना है, नॉट विथ मीन्स ऑफ एनी काइंड ऑफ वायलेंस. कोई भी वायलेंस बिना किए हुए आपको नॉन वायलेंटली इसको फाइट करना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके. गांधी एंड अदर लीडर्स वेर जेल्ड एट वंस बट द मूवमेंट स्प्रेड. ठीक है, उनको जेल हुई और मूवमेंट स्प्रेड हुआ. द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1942 इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेंडिंग इंडियन ट्रूप्स टू फाइट इन वर्ल्ड वॉर II एंड डिमांडिंग द इमीडिएट इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश. तो भाई साहब 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ने भी पार्टिसिपेट किया था. और क्योंकि उस टाइम पे इंडिया ब्रिटिशर्स का पार्ट था, इसीलिए क्या हुआ भाई साहब, इंडिया से बहुत सारे ट्रूप्स इन लार्ज नंबर्स, इंडिया से बहुत सारे ट्रूप्स को इन वॉर में भेजा गया. अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया वर सेंट इनटू दिस वॉर. ठीक है, बहुत सारे लोगों को भेजा गया. तो गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट. भाई साहब ना लेना ना देना, लेकिन हमारे सोल्जर्स की जान जाएगी, हमारे सोल्जर्स मतलब वो अपनी जान गंवा बैठेंगे इस वॉर में, है ना. हमसे कोई लेना देना नहीं, हम इस वॉर को सपोर्ट भी नहीं करते हैं और अनसपोर्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये दूर कहीं पे लड़ा जा रहा है यूरोप में. हमसे इस वॉर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम फिर क्यों इसमें पार्टिसिपेट करें? वाई वुड बी सेंड आवर ट्रूप्स टू दिस वॉर. ठीक है, सो ये प्रोटेस्ट और इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट चालू किया.
एंड डिमांडिंग द इमीडिएट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश। तो भाई साहब इंडिया को ब्रिटिश से रियायत मिले, दैट इज व्हाट ही डिमांडेड। क्विट मतलब करो, छोड़ दो, ठीक है। इट स्पेशली अट्रैक्टेड पीजेंट्स एंड द यूथ who gave up their studies to join it। तो ज्यादा करके जो यूथ लोग थे, ठीक है, और पीजेंट्स मतलब फार्मर्स लोग, दे joined in large numbers the quit India movement, ठीक है। Communications and symbols of state authority were attacked all over the country। तो जितने भी कम्युनिकेशन और सिंबल्स है, जैसे रेलवेज, ठीक है, टेलीग्राफ लाइंस, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, इन सबको अटैक किया गया, ठीक है, इन सब सिस्टम को बिगाड़ा गया, ठीक है। जो आपके रेलवे लाइन से देखो उनको उखाड़ फेंका गया भाई साहब, ठीक है। जितने भी आपके क्या कहते हैं, ये आपके इलेक्ट्रिक लाइंस थे, उनको भाई साहब काट दिया गया। तो इतने जितने भी कम्युनिकेशन सिंबल्स थे, इनको काट फूट दिया गया, क्योंकि इससे ब्रिटिशर्स फैल रहे थे ना, ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहा था, तो इसको डिसपोर्ट किया गया, ठीक है। इन मेनी ईयर्स द पीपल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट्स। उन्होंने भाई साहब अपने गवर्नमेंट्स। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वॉज सिवियर रिप्रेशन। तो उन्होंने क्या किया भाई साहब, अभी इनको मारो, तोड़ो इनको, ठीक है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वॉज सिवियर रिप्रेशन, बहुत ज्यादा रिप्रेशन इनका पहला रिस्पॉन्स था, ठीक है। By the end of 1943, over 90,000 people were arrested and around 1,000 killed in police firing, ठीक है। 1943 के एंड में about 90,000 people were arrested and around 1,000 killed in police firing। तो 90,000 लोगों को अरेस्ट किया गया और 1,000 लोगों को भाई साहब पुलिस फायरिंग में मार दिया गया, ठीक है। इतने लोगों को मारा गया था, इतना रिप्रेसिव पॉलिसीज था। इन मेनी एरियाज ऑर्डर्स वे गिवन टू मशीन गन क्राउड्स फ्रॉम एयरप्लेन्स। तो एयरप्लेन से ऐसे जहां पे क्राउड है, ऊपर हेलीकॉप्टर लेकर उधर ही से मारो, ठीक है, इस क्राउड को चितर बितर करो। द रेबेलियन हाउएवर अल्टीमेटली बॉट द राज टू इट्स नीज। राज मतलब कौन है भाई साहब, ब्रिटिश राज, ठीक है, द ब्रिटिश राज। इसने ब्रिटिश राज की कमर तोड़ दी, बॉट इट्स टू इट्स नीज, इसको भाई साहब कमर तोड़ दिया इसने, ठीक है। टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट एंड पार्टीशन, ठीक है। फ्रॉम द लेट 1930s द लीग बिगैन व्यूइंग द मुस्लिम्स एज अ सेपरेट नेशन फ्रॉम द हिंदूज। तो देखो हमने पढ़ा था कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन में लॉर्ड कुर्जन ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लॉर्ड कुर्जन ने बंगाल को पार्टीशन करने का प्रयास किया, और बंगाल को पार्टीशन करने का प्रयास किस लिए किया, बोला कि बहुत बड़ा प्रोविंस है, इसको अकेले मैनेज करना मुश्किल है, सो लेट्स डिवाइड, ठीक है। लेकिन उनका मकसद था कि हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया जाए ताकि एकजुट होकर हमारे खिलाफ ना लड़ सके, ठीक है। तो दैट वाज द मेन मोटिव। और वहां से भाई साहब देखो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, और ये मोहम्मद अली जिन्ना बेसिकली अभी मुस्लिम्स को सेग्रीगेट कर रहे थे। तो डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिशर्स ने बहुत पहले से ही हमारे समाज में डाल के रखा था, वो धीरे धीरे इस लेवल पे पहुंच गया कि इंडिया जब इंडिपेंडेंस गेन किया तो दो कंट्रीज, दैट इज इंडिया और पाकिस्तान में बढ़ गया, ठीक है। इट फॉर्म टू कंट्रीज। फ्रॉम द लेट 1930s द लीग यहाँ पे कौन है भाई साहब, द मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग। Muslim League began viewing the Muslims as a separate nation from the Hindus. In developing this notion, it may have been influenced by the history of tension between some Hindu and Muslim groups in 1920s and 1930s. ठीक है? More importantly, the provincial elections of 1937 seemed to have convinced the League that Muslims were a minority and they would always have to play second fiddle in any democratic structure. तो मुस्लिम्स लोगों को ये भावना हो गई थी कि हम माइनॉरिटी में हैं, हमारी तादाद कम है इस देश में, तो इसीलिए डेमोक्रेसी जब स्टैब्लिश होगी, जब ये ब्रिटिशर्स छोड़ के चले जाएंगे, हमारा जो हिस्सा होगा या हमारा जो इन्फ्लुएंस होगा पूरे सोसाइटी में वो बहुत कम होगा, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 सीम टू हैव कन्विंस्ड द लीग दैट मुस्लिम्स वेर अ माइनॉरिटी एंड दे वुड ऑलवेज हैव टू प्ले सेकंड फिडल इन एनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। इट फियर्ड दैट मुस्लिम्स में इवन गो अनरिप्रेजेंटेड। तो इनको ऐसा लगने लगा कि भाई साहब हो सकता है कि मुस्लिम्स अनरिप्रेजेंटेड जाए, मतलब इनका कोई रिप्रेजेंटेशन ना हो, ठीक है। द कांग्रेसेस रिजेक्शन ऑफ द लीग्स डिजायर टू फॉर्म अ कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1937 आल्सो अनॉयड द लीग। तो कांग्रेस का रिजेक्शन हुआ ऑफ द लीग्स डिजायर टू फॉर्म अ जॉइंट कांग्रेस लीग, ठीक है, टू फॉर्म अ जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस आल्सो अनॉयड द लीग। तो ये लीग जो है मुस्लिम लीग कांग्रेस के डिसीजंस को क्रिटिसाइज करने लगा और उससे अनॉय होने लगा, ठीक है। ये थे मोहम्मद अली जिन्ना, दिस वाज महात्मा गांधी एंड दिस वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू।
Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. Muhammad Ali Jinnah was the first President of Pakistan, and obviously we know Mahatma Gandhi. तो इस तरह से भाई साहब कांग्रेस बटने लगा. The Congress's failure to mobilize the Muslim masses in the 1930 allowed the League to widen its social support. तो कांग्रेस भाई साहब पूरे सोशल मास पे अपना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई. धीरे धीरे मुस्लिम लीग सेपरेट आउट हो रहा था और मुस्लिम लीग के साथ मोहम्मदन कम्युनिटी जुड़ती जा रही थी. ठीक है. द कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस. कांग्रेस मुस्लिम मासेस पे अपना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई. ठीक है. कांग्रेस वाज नॉट एबल टू सक्सेसफुली मोबिलाइज एंड स्ट्रेंथन द मुस्लिम मासेस. और ये मुस्लिम मास सेपरेट होकर उनको लगने लगा कि मुस्लिम लीग ही उनकी बातों को सुनेगा और मुस्लिम लीग में ही उनकी सारे समस्याओं का समाधान है. ठीक है. सो दे स्टार्टेड सेपरेटिंग. It sought to enlarge its supports in the early 1940s when most Congress leaders were in jail. जब बहुत सारे कांग्रेस लीडर जेल में चले गए तब मुस्लिम लीग ने भाई साहब अपना सपोर्ट बटोरना चालू किया. उसमें तो रेड पेडल लाइट जल रहा है क्या? उसको ज़्यादा ठीक है. इट सॉट टू एनलार्ज इट्स सपोर्ट इन द अर्ली 1940s व्हेन मोस्ट कांग्रेस लीडर्स वर इन जेल. तो मुस्लिम लीग ने देखा कि 1940s में ज़्यादा करके कांग्रेस लीडर को जेल हुआ है, तो यही टाइम है कि अपने सपोर्ट को हम बटोरें, है ना, क्योंकि कांग्रेस अभी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है सोसाइटी में. सो लेट्स गैदर आवर सपोर्ट. ठीक है. सो इट सॉट टू एनलार्ज इट्स सपोर्ट इन द अर्ली 1940s व्हेन मोस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर्स वर इन जेल. एट द एंड ऑफ द वॉर इन 1945 द ब्रिटिश ओपनड नेगोशिएशंस बिटवीन द कांग्रेस, द लीग and themselves for the independence of India. ठीक है. तो अभी ब्रिटिशर्स ने क्या किया भाई साहब 1945 ब्रिटिशर्स को अभी मालूम चल गया क्या कि हमको अभी देश छोड़ के जाना है. क्यों? क्योंकि ये जो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ इसके बाद एस्टैब्लिश हुई द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ एस्टैब्लिश हुई और यूएनओ ने क्राइटेरिया रखा कि अभी हम वॉर नहीं सह सकते, अभी ज़्यादा वॉर हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. सो लेट्स डू वन थिंग, वी विल फॉर्म अ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, एंड अकॉर्डिंग टू द यूएनओ no country would be ruling on the other country. तो ब्रिटिशर्स को ऑब्वियसली मालूम चल गया था कि क्योंकि इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूएनओ, इट हैज टू लीव इंडिया. ठीक है. सो ब्रिटिशर्स ने अभी क्या किया भाई साहब, ओपन नेगोशिएशंस बिटवीन द कांग्रेस एंड द लीग. इन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम तो छोड़ के चले जाएंगे लेकिन आपका देश अभी तैयार नहीं है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं. सो लेट्स रिजॉल्व इट. रिजॉल्व कुछ नहीं करना था, इनको इंडिया और पाकिस्तान को अलग करना था. ठीक है. सो कांग्रेस एंड द लीग एंड देमसेल्व्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. सो ये बातें ब्रिटिशर्स ने अभी नेगोशिएशंस चालू कर दिए. किसके किसके बीच में भाई साहब? द नेगोशिएशंस वर स्टार्टेड बिटवीन द कांग्रेस, द लीग एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. जस्ट वन मोमेंट. Okay, so at the end of the war in 1945, this happened. Okay, the talks failed because the League saw itself as the sole spokesperson of the India's Muslims. तो ये फेल हो गया. ठीक है. क्योंकि कोई नेगोशिएशन नहीं हो पाया. ठीक है. ब्रिटिशर्स और मुस्लिम लीग एंड ब्रिटिशर्स, द मुस्लिम लीग एंड द क्या कहते हैं अपना कांग्रेस, दे ऑल सैट टुगेदर एंड स्टार्टेड नेगोशिएटिंग. लेकिन दोनों के बीच में कोई नेगोशिएशन नहीं हो पाया. कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कोई समझौता नहीं हो पाया. ठीक है. द टॉक्स फेल्ड बिकॉज द लीग सॉ इटसेल्फ एज अ सोल पर्सन ऑफ इंडियाज मुस्लिम्स. ठीक है. द कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स स्टिल सपोर्टेड इट. तो मुस्लिम लीग ये बोलने लगी कि भाई साहब इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कांग्रेस मुस्लिम्स का कोई इशू नहीं लेती है. ठीक है. कांग्रेस नेवर एक्सेप्ट्स एनी इश्यूज with regards to Muslims, so we are alienated. हमारा एक अलग ही ग्रुप है और हम ही को ये देखना पड़ेगा. ठीक है. Elections to the provinces were again held in 1946. तो provincial elections हुए 1946 में. The Congress did well in the general constituencies, but League's success in the seats reserved for Muslims were spectacular. लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी बहुत सारे सीट्स जीते. ठीक है. किसमें? जनरल इलेक्शंस में. तो आपके जितने भी आपके जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे वहां पे मुस्लिम लीग ने भी काफी सारे सीट्स जीत लिए थे. ठीक है. इट परसिस्टेड विद द डिमांड फॉर पाकिस्तान. दिस इज मोहम्मद अली जिन्ना. ही वाज द क्रिएटर ऑफ मुस्लिम, एक्चुअली मुस्लिम लीग के ये प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, और उन्होंने बोला कि वी नीड अ सेपरेट
nation called Pakistan after the Britishers leave India and after independence is granted to India. ठीक है, so इस तरह से भाई साहब हुआ पाकिस्तान. In March 1946, the British cabinet sent a 3-member mission to Delhi to examine this demand and to suggest a suitable political framework for a free India. तो इन्होंने भाई साहब ब्रिटिश कैबिनेट ने क्या किया, एक 3 मेंबर्स का एक डेलीगेशन भेजा दिल्ली में, ठीक है, टू दिल्ली टू एग्जामिन द डिमांड. तो मतलब ये जो मुस्लिम लीग एक सेपरेट कंट्री एज अ पाकिस्तान डिमांड कर रही है, इसको एग्जामिन करने के लिए भेजा. एंड टू सजेस्ट अ सूटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर अ फ्री इंडिया. तो आपका जो फ्री इंडिया होगा, हम जो इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे, विल दे बी एबल टू मैनेज, कैसा इनका पॉलिटिकल फ्रेमवर्क होगा, ये सब सारी चीज़ों को बताने के लिए ब्रिटिशर ने एक 3 मेंबर्स का डेलीगेशन भेजा. दीज वर द 3 मेंबर्स हु वर सेंट टू इंडिया. दिस मिशन suggested that India should remain united and constitute itself as a loose confederation with some autonomy for Muslim majority areas. तो इनका भाई साहब इन्होंने क्या बोला कि देखिए, इंडिया तो एक कंट्री हम छोड़कर चले जाएंगे, इंडिया एज अ कंट्री रहेगी, ठीक है, लेकिन जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उनको ऑटोनॉमी देनी चाहिए. ऑटोनॉमी मतलब खुद का राज, ठीक है, वहां पे इंडियन गवर्नमेंट नहीं होगी, वहां पे इनका खुद का राज होगा. तो ऐसा सजेशन दिया उन्होंने, ठीक है. दिस मिशन, इनको तो भाई साहब चाहिए था कि हम सेपरेट हो जाए, डिवाइडेड रूल हो जाए. दिस मिशन सजेस्टेड दैट इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड, इंडिया यूनाइटेड होनी चाहिए, एंड कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ एज अ लूज कॉन्फेडरेशन, अपने आप को एक कॉन्फेडरेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए, विद सम ऑटोनॉमी फॉर द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज. और जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया हैं, जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मुस्लिम की तादाद ज़्यादा है, वहाँ पे मुस्लिम ऑटोनॉमी होनी चाहिए. मुस्लिम ऑटोनॉमी मतलब क्या हो जाएगी भाई साहब, वहाँ पे मुस्लिम्स का ही राज होना चाहिए, ठीक है, विदाउट एनी इंटरवेंशन बाय द इंडियन गवर्नमेंट. बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग टू एग्री द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल. तो पाकिस्तान और इंडिया भाई साहब सेपरेट होने के कागार पे आ गया. पार्टीशन नाउ बिकेम मोर और लेस इनएविटेबल, मतलब अब इस पार्टीशन को हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये होने ही वाला है, ठीक है. इनएविटेबल मतलब नाउ इट इज बाउंड टू हैपन, इट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है. तो धीरे धीरे भाई साहब पार्टीशन की डिमांड्स बढ़ने लगी और ये अभी होने ही वाला है. आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन, द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास एजिटेशन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड, ठीक है. तो कैबिनेट मिशन फेल हो गया भाई साहब. ये जो कैबिनेट मिशन किसने भेजा था, ब्रिटिशर्स ने भेजा था, 3 मेंबर्स थे इसके, और इसमें नेगोशिएशन करने भेजा था, लेकिन वो फेल हो गया, ठीक है. आफ्टर द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑफ मास एजिटेशन, तो अभी मुस्लिम लीग ने क्या डिसाइड किया, एक मास एजिटेशन हो टू विन पाकिस्तान डिमांड, और पाकिस्तान की डिमांड की गई. इट अनाउंस 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे, और इसमें बहुत लोगों की जाने गई. मेनी पीपल वर किल्ड, राइट्स हुए, ठीक है. जितना लोग इंडिया में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करते हुए नहीं मरे थे, उससे कहीं ज़्यादा लोग इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन में मरे थे. देखो रस्तों में ऐसे लाशें थी, ठीक है, दीज वर बेसिकली वल्चर्स. इतने लोग राइट्स में मरे थे, ठीक है. देयर वर सो मेनी पीपल हु वर किल्ड इन दीज राइट्स. हिंदूज ने मुस्लिम्स को मारा, मुस्लिम्स ने हिंदूज को मारा, ठीक है. सो दैट वाज हाउ इट इज. डायरेक्ट एक्शन डे था. ऑन दिस डे राइट्स ब्रोक आउट इन कैलकाटा, लास्टिंग सेवरल डेज एंड रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल. हजारों लोग मारे गए इन राइट्स में. कौन किसको मार रहा है, कहाँ कैसे खत्म हो रहा है, इसके बारे में किसी का कोई अकाउंट नहीं था, ठीक है. सब लोग धाबाड़ोड़ सब मार रहे थे. By March 1947, violence spread to different parts of northern India. तो different parts में ये हिंदू मुस्लिम राइट्स बढ़ने लगे. अब देखो ये चालू हुआ पार्टीशन. पार्टीशन बहुत बड़ा एक धब्बा था हमारे ऊपर, क्योंकि इसके चलते लोग उथल पुथल हुए, ठीक है. इंडिया से लोग पाकिस्तान जाकर सेटल हुए, पाकिस्तान से लोग इंडिया जाकर सेटल हुए. ऐसे मतलब बहुत बड़ी बड़ी टोली जाती थी, ठीक है. ऐसे लोग मतलब बेदखल हुए. ऐसे जो ट्रेन होते थे, देखो ट्रेन में ऐसे भर भर के लोग जाते थे, भर भर के लोग जाते थे. यहाँ पे देखो मैसेकर है, ये तुमको वल्चर्स दिख रहे हैं, वल्चर्स. इतने लोगों को यहाँ पे रास्ते में मार कर फेंक दिया गया है, वल्चर्स आकर उनको खा रहे हैं, ठीक है. ये भाई साहब चिताओं की लाइन लग गई थी, इतनी चिताएं जल रही थी कि मतलब हर समय 24 आवर्स चिता जल ही रही है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है. इतने लोगों को मारा गया था. यहाँ पे दिस इज शोइंग हाउ पीपल आर गोइंग इन वेरियस ट्रूप्स. ये बैलगाड़ियों से लोग एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे. इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे. सो दिस वाज अ बिग मार्च, ठीक है. और इसमें काफ़ी लोग अपनी फैमिलीज़ को खो दिए, काफ़ी लोगों ने अपने जान खो दिया, ठीक है. मैनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड, ठीक है, ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन. मैनी 100,000 पीपल वर किल्ड
and numerous women had to face untold brutalities during the partition. तो बहुत अत्याचार सहना पड़ा. Millions of people were forced to flee their homes. सबको अपना घर छोड़ना पड़ा. किसी ने ये मूवी देखी है भाग मिल्खा भाग? उसमें इनिशियल पार्ट में अगर आपने देखा रहेगा तो उसके पूरे फैमिली, उनके पूरे फैमिली को मार दिया जाता है. ठीक है, दैट इज समथिंग दैट हैपेंड ऑन अ वेरी नॉर्मल बेसिस विथ एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन. सब इधर से उधर हो रहे थे. ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल वेर फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स. ठीक है, torn asunder from their homelands, they were reduced to being refugees in alien lands. torn asunder मतलब उनको अपने घर से बेदखल कर दिया गया है एंड दूसरे लैंड्स में ये रेफ्यूजीज होकर आए. जैसे अगर आप देखोगे मुंबई में चेंबूर कैंप बोलते हैं. ठीक है, चेंबूर एक जगह है और चेंबूर कैंप बोलते हैं. कैंप क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम पे पार्टीशन के दौरान बहुत सारे लोग उस कैंप पर, वहाँ पे कैंप्स लगाए गए थे और वहाँ पे आकर रहे थे. ठीक है, उसके बाद धीरे 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 उन्होंने अपने घर बनाए. तो ऐसे बहुत सारे कैंप्स अलग अलग जगहों पे लगाए गए थे, अलग अलग प्रांतों में लगाए गए थे. कैलकाटा में लगाया गया था. ठीक है, मुंबई में लगाया गया था. तो चेंबूर जो है वो चेंबूर कैंप था. ठीक है, partition also meant that India changed, many of its cities changed, and a new country, Pakistan, was born. So the joy of our country's independence from British rule came mixed with pain and violence of partition. तो हम खुश तो थे कि हमारा कंट्री इंडिपेंडेंस हुआ है, लेकिन at the same time we were sad as well because it came along with the pain and violence of partition. और इस पार्टीशन के दौरान बहुत लोग इधर से उधर गए. ओके, हमारे लीडर्स कौन कौन थे? देखो, जो जिन्होंने भाई साहब ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना. ठीक है, ये सारे लोग जो थे. सुभाष चंद्र बोस, रेडिकल नेशनलिस्ट विथ सोशलिस्ट लीनिंग्स, बोस डिड नॉट शेयर गांधीजीज आइडिया ऑफ अहिंसा दो ही रिस्पेक्टेड हिम एज द फादर ऑफ नेशन. तो सुभाष चंद्र बोस के साथ गांधी जी का क्लैश था. इनके हिसाब से भाई साहब आज़ादी हमको लड़ के लेनी पड़ेगी और इसीलिए वो इंडिया के बाहर गए उस टाइम पे आर्मीज को इकट्ठा करने के लिए. ठीक है, जापान में बहुत सारे इंडियंस थे, उनको कन्विंस किया और बहुत सारे देशों को कन्विंस करके वो बहुत बड़ी आर्मी लेकर ब्रिटिशर्स पे अटैक करने वाले थे. ठीक है, तो ही वाज ऑफ द आइडिया दैट वी शुड स्नैच आवर विक्ट्री और रादर आवर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स रादर देन फाइटिंग लाइक इट दिस वे. ठीक है, सो अ रेडिकल नेशनलिस्ट विद सोशलिस्ट लीनिंग्स. ठीक है, in January 1941, he secretly left his Calcutta home, went to Singapore via Germany and raised the Azad Hind Fauj or the Indian National Army. इन्होंने इंडियन नेशनल, एक पूरी आर्मी बनाई इंडिया के बाहर और उसको ट्रेन किया in order to attack India and drive out the Britishers. To free India from the British control in 1944, the INA, that is Indian National Army, tried to enter India through Imphal and Kohima, but the campaign failed. बहुत कम तादाद थी इनकी और वो एंटर नहीं कर पाए. ठीक है, द INA members were imprisoned and tried. उन पे केस चला. People across the country from all walks of life participated in the movement against the INA trials. Maulana Azad, other members of the Congress Working Committee Sevagram 1942. Azad was born in Mecca to a Bengali father and an Arab mother. He was basically out from outside India. Mecca में इनका जन्म हुआ था. ठीक है, well versed in many languages, Azad was a scholar of Islam and an exponent of the notion of Wahdat-e-Din, the essential oneness of all religions. So he believed that all religions are one. An active participant in the Gandhian movements and a staunch advocate of Hindu-Muslim unity, he was opposed to Jinnah's two-nation theory. Jinnah के against में थे ये. ठीक है, although he was a Muslim, but he didn't support Muhammad Ali Jinnah's two-nation theory. ठीक है. A veteran nationalist, the leader of the salt satyagraha in the south, C. Rajagopalachari, popularly known as Rajaji, served as a member of the interim government of 1956 as Free India's first Indian Governor General. तो हमारे इंडिया के पहले गवर्नर जनरल हुए थे ये. ठीक है, he was the first Governor General. Sardar Vallabhbhai Patel played an important role in the negotiations for independence during the 1945-47. Patel hailed from an impoverished peasant proprietor family of नाइदर गुजरात. ठीक है, तो ये यहाँ से बिलोंग करते थे. ठीक है, अ फॉरमोस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम 1918 ऑनवर्ड्स, पटेल सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन 1931. ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस. जब कांग्रेस बहुत बढ़ चढ़ के अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही थी, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस. मोहम्मद अली जिन्ना, एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी till 1920, Muhammad Ali basically believed that Hindu and Muslims should be one. Jinnah played an important role in the making of the Lucknow Pact.
लखनऊ पैक्ट के लिए जो हमने पढ़ा है, इसके लिए जिन्ना का एक खास रोल था, ठीक है। He recognized the Muslim League after 1934 and became the major spokesperson for the demand for Pakistan. ठीक है, then he started demanding for Pakistan. Listens to Mahatma Gandhi before Bombay session of the Congress, July 1946. Gandhiji's disciple, a Congress socialist and an internationalist, Nehru was a leading architect of the national movement of free India's economy and polity. तो पहले प्राइम मिनिस्टर बने हमारे ये, ठीक है, आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. जस्ट पीपल. Okay, so we will now look at what was the role of women in the freedom struggle. ठीक है, what role did women have to play? So there were a lot of people, ठीक है, who were involved. तो आप अगर देखोगे रानी लक्ष्मीबाई तो खैर 1857 की थी, और उनका जो रोल था 1857 के रिवोल्ट में, उसको एज एन इंस्पिरेशन माना गया. सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, देयर वर लॉट ऑफ अदर वुमेन एज वेल हु मेड अ सिग्निफिकेंट, कस्तूरबा गांधी, गांधी जी's wife, they made a significant contribution to the role of women, to the women in the freedom movement. ठीक है. Women from diverse backgrounds participated in the national movement, young and old, single and married. They came from rural and urban areas, from both conservative and liberal homes. ठीक है, तो young and old, ठीक है, जितने भी women थे, ठीक है, both they were young and old, single as well as married. They came from rural and urban areas, शहरी इलाके प्लस गाँवी इलाके से, फ्रॉम बोथ कंजर्वेटिव एंड लिबरल होम्स. कंजर्वेटिव मतलब जहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम ना इन्वॉल्व हो, जहाँ पे वुमेन को ज़्यादा फ्रीडम ना दिया जाए, ऐसे बैकग्राउंड से भी, प्लस लिबरल होम जहाँ पे वुमेन को फ्रीडम दिया जाए. ठीक है, ऐसे बैकग्राउंड से, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए. देयर इन्वॉल्वमेंट वाज सिग्निफिकेंट फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, फॉर द वुमेन्स मूवमेंट एंड फॉर देमसेल्व्स पर्सनली. कैसे? क्योंकि वुमेन्स का जो मूवमेंट हुआ, ठीक है, ये फ्रीडम स्ट्रगल के लिए तो इम्पोर्टेंट था ही, प्लस उनके खुद के लिए भी ये इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जब आप किसी रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हो तो आपके अंदर भी एक रेवोल्यूशन की, एक क्रांति की भावना जागती है. ठीक है, एंड यू ऑल्सो बिकम फ्री. ठीक है, क्लियर है. सो दैट इज हाउ इट चेंज देयर लाइफस्टाइल एज वेल. बोथ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड इंडियन नेशनलिस्ट फेल्ट दैट वुमेन्स पार्टिसिपेशन गेव द नेशनल स्ट्रगल एंड इमेंस फोर्स. ठीक है, पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम मूवमेंट बॉट वुमेन आउट ऑफ देयर होम्स. सो क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना था, इसीलिए वुमेन वेंट आउट ऑफ देयर होम्स. पहले वुमेन को ज़्यादा करके चार दीवारी में ही रखा जाने का रिवाज था, बट ड्यू टू पार्टिसिपेटिंग इन फ्रीडम स्ट्रगल दे केम आउट ऑफ देयर होम्स. उन चार दीवारी से वो बाहर निकले. इट गेव देम अ प्लेस इन द प्रोफेशंस, इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, एंड इट कुड पेव द वे फॉर इक्वालिटी विथ मैन. और इसी से भाई साहब उनकी इक्वालिटी विथ मैन हो गई. ठीक है, इट गेव देम अ प्लेस इन द प्रोफेशंस में उनको जगह मिली, इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, एंड कुड पेव द वे फॉर इक्वालिटी विथ मैन. और मैन के साथ इनको इक्वली प्लेस किया गया. दे प्लेस्ड इक्वल विथ मैन. अम्माबाई फ्रॉम कर्नाटका, व्हाट सच पार्टिसिपेटेड मेंट फॉर वुमेन इज बेस्ट रिकाउंटेड बाय देम. अम्माबाई फ्रॉम कर्नाटका हैड बीन मैरिड एट एज 12. बहुत मतलब उस जमाने में वुमेन की शादियां बहुत कम उम्र में हो जाती थी. तो शी वॉज मैरिड at the age of 12 years. Widowed at 16, she picketed foreign cloth and liquor shops in Udupi. तो उनका भाई साहब वो विधवा बन गई 16 में, मतलब she basically became a widow. She picketed foreign cloth and liquor shops in Udupi. Udupi एक जगह है भाई साहब, यहाँ से थोड़ा ही दूर है, और उडुपी में उन्होंने क्या किया भाई साहब, picketed foreign clothes and liquor shops. तो उन्होंने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, और जितने भी फॉरेन क्लोथ्स और लिकर शॉप्स थे, ठीक है, जहाँ पे फॉरेन क्लोथ थे, तो इनको पिकेट किया मतलब इसको बर्बाद किया. ठीक है, नेशनल मूवमेंट के तहत हमने फॉरेन कोर्ट्स का बॉयकॉट किया था. ठीक है, और लिकर शॉप्स को भी पिकेट किया था. तो शी पार्टिसिपेटेड इन दैट मूवमेंट. शी वॉज अरेस्टेड, सर्व्ड अ सेंटेंस एंड वॉज रीअरेस्टेड. तो उसको फिर से अरेस्ट किया गया, उनको सेंटेंस दिया गया और फिर से उनको रीअरेस्ट करेगा. बिटवीन प्रेजेंट टर्म्स शी मेड स्पीचेस, टॉट स्पिनिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रभात फेरीज. ठीक है, तो उन्होंने भाई साहब ऐसे, प्रभात फेरी मतलब एक गुड मॉर्निंग न्यूज़ टाइप का होता था, और उस टाइम पे लोगों को कलेक्ट करके स्पीचेस दिए जाते थे कि कैसे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करके कितनी जल्दी हमको फ्रीडम हासिल करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, टॉट स्पिनिंग मतलब ये आपका चरखा बुनना जो गांधी ने सिखाया था. ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज प्रभात फेरीज.
Amabai regarded these as the happiest days of her life because they gave it a new purpose and commitment. तो अमाबाई ये बोलती है कि भाई ये मेरे सबसे खुशी के दिन थे, क्योंकि अभी 16 साल की उम्र में मैं विधवा हो गई, 12 साल में मेरी शादी हुई, ठीक है, लेकिन ये जो काम मैं कर रही थी, प्रभात फेरी ऑर्गेनाइज करना, प्लस लोगों को जागृत करना, लोगों को जाकर बीच में स्पीच देना, इससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, मेरा खुद का बहुत डेवलपमेंट हुआ, ठीक है. Women, however, had to fight for their right to participate in the movement. During the Salt Satyagraha, for instance, even Mahatma Gandhi was initially opposed to women's participation. तो पहले पहले गांधी जी भी थोड़ा सा अपोज थे वुमेन के पार्टिसिपेशन, ठीक है. वो महात्मा गांधी was opposed to women's participation. Sarojini Naidu had to persuade him to allow women to join the movement. So it was Sarojini Naidu who persuaded Mahatma Gandhi to allow women to join the movement. तो इन्होंने बोला महात्मा गांधी से आप वुमेन को भी अलाउ कीजिए, बहुत बड़ी तादाद में वो भी आएंगे और पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ेगा, ठीक है. द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन अफ्रीका. तो थोड़ा सा हम नेशनलिज्म इन अफ्रीका को देखते हैं, ठीक है. The case of Ghana, the late 19th and the early 20th centuries witnessed the rise of nationalism in many Afro-Asian countries. So बहुत सारे Afro-Asian countries में भाई साहब ये rise हुआ, ठीक है. In many of these, nationalism arose as a part of anti-colonial struggle for independence, ठीक है. Colonial rule in Africa was dictatorial. Only the chiefs were allowed to rule on the behalf of foreign powers. तो अफ्रीका में भाई साहब ये चल रहा था. Alternatively, laws affecting Africans were created in white legislatures, ठीक है. Africans had no decision-making powers or representation not until after the Second World War at least. The forcible takeover of land from local owners or users. तो ऐसे भाई साहब उनसे जितना भी लैंड था उनसे ले लिया जाता था. पुअर वर्किंग कंडीशंस दिए जाते थे. इंक्रीज टैक्सेशन होता था उनके ऊपर. सो इनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चालू हुआ. In 1957, Ghana, known until then as the Gold Coast, became the first sub-Saharan African country to gain independence. The freedom movement was led by Kwame Nkrumah's Convention People's Party through strikes, boycotts and mass rallies. In 1951, this party won a huge electoral victory. तो इसको बहुत बड़ी तादाद में विक्ट्री मिली. It opposed the existing system in which the British rulers had allowed the chiefs to nominate representatives to the leaders, ठीक है. तो यहाँ पे भाई साहब इसको अपोज किया गया. So this basically completes the chapter. We will see for more. Okay, people in Indian national movement, the period from 1920 to 1947 is known as the Gandhian era. इसको हम गांधीयन एरा क्यों बोलते हैं भाई साहब? क्योंकि इस टाइम पे गांधी जी का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था, ठीक है. He made a significant contribution to the entire freedom movement. After the death of Lokmanya Tilak in 1920, the reigns of national movement. लोकमान्य तिलक कौन थे? एक मॉडरेट थे, देखो कांग्रेस पार्टी में ही वॉज अ मॉडरेट, ठीक है. आफ्टर दैट बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, दे टुक ओवर द मूवमेंट, ठीक है. एंड दैट वाज बेसिकली द ट्रांजिशन फ्रॉम मॉडरेट्स टू एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है. He gave a new direction to the freedom movement with his principles of truth, non-violence and satyagraha. Due to the influential leadership of Mahatma Gandhi, the nationalist movement became more comprehensive. This led to the beginning of a new era in the freedom movement of India. तो इंडिया में जो फ्रीडम मूवमेंट था वो बेसिकली कहाँ से आ रहा था? ए यार, ये लोग सब इंस्टॉलमेंट में आते रहेंगे क्या? Okay, so Mahatma Gandhi went to South Africa from some legal work in 1893. South Africa was a colony of the British. Many Indians had settled there for business, trade and such other work. The Indians in South Africa were treated as criminals and humiliated at all the times. In 1906, the government declared that it was the compulsory for the blacks to carry out identity card and the freedom was restricted as well. Gandhi ji followed the path of satyagraha against the injustice and gained justice for the people. तो उनको साउथ अफ्रीका में अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स उन लोगों ने काम किया था और उनको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो चुका था व्हेन ही केम टू इंडिया, ठीक है. गांधी अराइव्ड इन इंडिया ऑन द 9th of January 1915. गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है. As suggested by Gopal Krishna Gokhale,
He made a tour of the entire nation. He became sad looking at the misery and the poverty of the people. He took up the vow of service to the nation. He stayed at Sabarmati Ashram in Ahmedabad. He followed a new technique, ठीक है, of सत्याग्रह to gain justice for the common people. तो पहले मतलब देखो, जैसे हमने इसको समझा है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का तभी बहुत सिवियर आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा था. आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब आफ्टर बीइंग अंडर द मुगल रूल फॉर मोर देन 200 years, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंडियंस टू बेसिकली फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, क्योंकि फाइट करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है. ठीक है, सो दैट वाज द केस. ठीक है, और सत्याग्रह टू गेन जस्टिस फॉर द कॉमन पीपल. सो ही टुक अप द केस ऑफ सत्याग्रह. सत्याग्रह मतलब प्रोटेस्ट कर करके इस केस को आगे बढ़ाना है, प्रोटेस्ट करके और जुलूस निकाल के और भूख हड़ताल करके. ठीक है, सो गांधी बॉट इन अ नोवेल टेक्निक ऑफ सत्याग्रह इन द पॉपुलर मूवमेंट. सत्याग्रह मीन्स इनजस्टिस ऑफ ट्रूथ. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सत्याग्रह इज थॉट थ्रू पेशेंस, एंड सत्याग्रह वॉज एन अनजस्ट पर्सन इज मेड अवेयर ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस एंड ऑल्सो ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज व्यूज. देखिए, अ पर्सन फॉलोइंग सत्याग्रह शुड नेवर यूज वायलेंस एंड अनट्रूथ मीन्स एज वर द टीचिंग्स ऑफ गांधी जी. तो इनके हिसाब से जो भी सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहा है वो वायलेंस नहीं कर सकता और वो अनट्रूथ या झूठ नहीं बोल सकता. नो इंस्टेंस ऑफ लाइज. चंपारण सत्याग्रह. लेटर नॉट ओनली इन इंडिया बट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड people adopted the path of satyagrah to fight against injustice. Gandhiji's path of satyagrah made an impact on Martin Luther King, who was struggling for the rights of blacks in America, as well as on Nelson Mandela in South Africa. So Martin Luther King was basically he was against racism. ठीक है, तो हमारे बाहर के कंट्रीज में जैसे हमारे यहाँ पे जो भेदभाव है वो कास्ट को लेकर है, वो रिलीजन को लेकर है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में स्किन कलर को लेकर है. एंड मार्टिन लूथर किंग वॉज बेसिकली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस. और गांधी जी का जो सत्याग्रह आंदोलन है या गांधी जी का जो टेक्निक है उन्होंने भी अडॉप्ट किया. ठीक है, ही ऑल्सो वॉज वेरी इन सिंक विथ वॉट ही वॉज अडॉप्टिंग. ठीक है, एंड सो डिड नेल्सन मंडेला. चंपारण सत्याग्रह. इन बिहार द फार्मर्स ऑफ चंपारण रीजन were forced to cultivate indigo. The cultivators suffered economically since they received fixed amount from the planters. Gandhiji went to Champaran in 1917. He organized the farmers in Champaran and launched agitation by following the way of Satyagraha. Gandhiji's first war of independence in India became successful and farmers were given justice. ठीक है, तो इसके पहले क्या था, इंडिया में ज़्यादा करके राइस, वीट, ज्वार, बाजरा, दाल, इन सब चीज़ों का कल्टीवेशन होता था. अभी ब्रिटिशर्स ने बोला इनसे हमको क्या फ़ायदा. ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब हम आ ही गए हैं सत्ते में, सत्ता हमने जब संभाला है तो वी विल मेक द इंडियंस कल्टिवेट समथिंग विच बेनिफिट्स अस. और उन्होंने ज़बरदस्ती का इंडियन से कॉटन उगवाया, इंडिगो. ठीक है, और इंडिगो, कॉटन ये सब उगाने लगे. इंडिगो बहुत हाई डिमांड पे था तभी यूरोपियन कंट्रीज़ में. इंडिगो वॉज इन अ वेरी हाई डिमांड इन यूरोपियन कंट्रीज़ और उनसे ज़बरदस्ती का ये खेती करवाया गया. इस ज़बरदस्ती की खेती से हुआ क्या, ठीक है, जितना भी हमारा राइस, वीट का कल्टीवेशन होता था वो ठप पड़ने लगा. ठीक है, और इंडिया में चालू हुआ फूड क्राइसिस. तो इसके चलते हमारे सारे किसानों को काफ़ी सारा लॉस आया और इसीलिए गांधी जी ने उनका केस लिया. ठीक है, चंपारण सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करके. खेड़ा सत्याग्रह. ड्यू टू कॉन्स्टेंट फेमिन्स इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, द क्रॉप हैड फेल्ड. स्टिल लैंड टैक्स वॉज फोर्सिबली कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. गांधी जी सजेस्टेड दैट द फार्मर्स शुड रिफ्यूज टू पे द टैक्स. The farmers began the movement for scrapping of tax at Kheda in 1980. Gandhiji accepted the leadership of this movement. Within a short period of time, the government suspended the tax. इंडिया में इसके पहले क्या होता था कि जो भी रूल होता था, अगर क्रॉप्स बर्बाद हो गए हैं किसी पीजेंट के या फार्मर के, तो उसमें, हाँ तुम उसी को देख लो, अगर क्रॉप्स बर्बाद हो गए हैं, ठीक है, तो टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता था. ठीक है, if crops were destroyed due to famine, due to drought, due to floods, then the taxes on the farmer was not applicable. लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये टैक्स को अप्लाइड रखा और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगातार फेमिन्स हुए थे, मतलब सूखा पड़ा था, जिसके वजह से क्रॉप्स सब बर्बाद हो गए थे. तो गांधी जी ने क्या किया भाई साहब, he took up the case for खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था आकाश. हाँ, टाइम पास है ना तेरे लिए सब, है ना. क्या पूछ रहा हूं, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था.
वेयर इज खेड़ा लोकेटेड इन? नहीं, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में फेमीन्स हुआ था। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली सूखा पड़ा था। नहीं पढ़ना है ना, मत आया करो, स्टे एट होम और लीव द क्लास। सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट. In the First World War, the Indians had helped the British. The Indians felt that after the World War is over, there will be a system of governance for taking decisions for well-being of the Indians. There was growing unrest among the Indians regarding the increasing prices, taxes, etc. To suppress this discontent and to suggest measures about it, a committee was appointed under Sir Sidney Rowlatt. According to the recommendations of the committee, a new law was passed without considering the opposition of Indian members in Central Legislative Assembly on 17th of March 1990. This law was known as the Rowlatt Act. This act gave the right government to arrest anybody without any warrant or imprison without any trial. Appeal was prohibited against the punishment given through this act. The Indians started calling this act as Black Act, and a tide of anger aroused all over India against this act. Gandhiji launched a satyagraha against it on 6th of April 1919. He appealed to the Indians to follow hartal all over India against the act. Indians responded to the on a large scale. तो ब्रिटिशर्स ने एक बहुत ही कड़ा लॉ लाया जिसको हम रॉलेट एक्ट बोलते हैं। और रॉलेट एक्ट के तहत देखो, अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, मैं ये ना दोबारा पढ़ा रहा हूँ सेकेंड टाइम, और फिर भी आप जब कल को मैं टेस्ट दूंगा ना, तो आपके आंसर्स 50% भी क्रॉस नहीं करेंगे। सेकेंड टाइम दैट वी आर कवरिंग द सेम टॉपिक्स, क्योंकि अटेंशन लेवल 0 नहीं भाई साहब, नेगेटिव है आपका। तो रॉलेट एक्ट के तहत क्या था भाई साहब? रॉलेट एक्ट के तहत एक बहुत ही कड़ा नियम लाया गया कि शक के बिना पर किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। द ब्रिटिशर्स कैन अरेस्ट एनीवन, और उसके ऊपर अरेस्ट करके उसको जेल में डाल देंगे। उसके ऊपर कोई ट्रायल नहीं होगा, वो अपना मुकदमा भी नहीं लड़ सकता, कोई केस भी नहीं लड़ सकता। ठीक है, सो दैट वाज द केस इम्पोज्ड। जालियनवाला बाग मैसेकर, द मूवमेंट दैट अराउज्ड अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट took over a fierce form in the province of Punjab. Amritsar became the main center of this movement. The government had started the spate of suppression. Gandhiji was prohibited from entering the province of Punjab. General Dyer issued orders of ban on public meetings in Amritsar. Important leaders like Dr. Satyapal and Dr. Kichechu were arrested for their involvement in Amritsar Hartal case. Okay? As a protest against this, on the 13th of April 1919, on a Baisakhi day, the people on Amritsar assembled at a place named जालियनवाला बाग। तो जालियनवाला बाग एक बहुत बड़ा कम्युनिटी था, वहाँ पे लोग असेंबल हुए और वहाँ पे जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसके चलते सबसे ज़्यादा मौतें हुई किसकी? वुमेन एंड चिल्ड्रन की। ठीक है, so the army continued firing until the ammunition was over. In this massacre, about 400 people, including many men and women, were killed. Many people were wounded. After firing, curfew was announced, and hence immediate treatment to the injured could not be made available. General Dyer, governor of Punjab, was responsible for this massacre. All over India there was protest against this act. तो इस बहुत ही भीषण नरसंहार के लिए सारे कंट्री में भाई साहब एक डिससैटिस्फैक्शन मूवमेंट चालू हुआ। ठीक है, ऑल दिस टॉपिक्स एक्चुअली हैव बीन कवर्ड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड्स अलग हैं। खिलाफत मूवमेंट, द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ था भाई साहब? टर्की जो था ये मोहम्मडन्स का एक मतलब ये माना जाता था कि यहाँ के जो खलीफा थे वो उनके रूलर थे, और टर्की बेसिकली वर्ल्ड वॉर में और उसके पहले हार चुका था, जिसके ऊपर स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगने वाले थे, और जिसके लिए मोहम्मडन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। और खिलाफत मूवमेंट में इंडियंस ने भी प्रोटेस्ट किया, और गांधी ने बोला कि ओके, इफ मुस्लिम्स आर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, वी विल सपोर्ट इट सो दैट दे सपोर्ट आवर नेशनल मूवमेंट कॉज। ठीक है, सो गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। सो इन द बार्गेन द मुस्लिम्स बेसिकली अलाइंड टू गांधीज मूवमेंट। ठीक है, गांधी के मूवमेंट में अलाइन हुए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो गांधी ने भाई साहब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चलते जितने भी आपके सरकारी संस्थान हैं या जितने भी आपके सरकार के काम हैं उनको नॉन कॉपरेशन में डाला गया। ठीक है, वी वुड नॉट कॉपरेट विद देम।
Progress of non-cooperation movement. On the background of non-cooperation movement, many eminent liars like Motilal Nehru, चित्तरंजन दास etc. boycotted the court by giving up their practice. So बहुत सारे लोगों ने अपना practice छोड़ दिया, ठीक है. During this period, with the boycott of schools and colleges, the scheme of national education was run. Many national schools, colleges and universities were established. There was a boycott of coming elections, boycott and bonfire of foreign clothes. तो ये सब तो भाई साहब हम पढ़ चुके हैं. स्वराज पार्टी फॉर्म हुई थी भाई साहब, लाला लाजपत राय. साइमन कमीशन, देखो साइमन कमीशन भी हम कर चुके हैं. साइमन कमीशन इंडिया में आया और साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया. साइमन कमीशन, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और इसी नारेबाजी में लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड एंड ही एक्चुअली डाइड. ठीक है, लाठी चार्ज हुआ एंड लाला लाजपत राय एक्चुअली सकम्ड टू हिज इंजरीज. ठीक है, सो ही वॉज बेसिकली किल्ड इन दैट